हेलो एवरीवन, कैसे हो मित्रों। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब हमारा पैट का पेपर आ ही चुका है। तो चलिए पैट के लिए एक और मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज ले आया हूँ अर्थशास्त्र की। तो चलिए अर्थशास्त्र की इस एमसीक्यू भी देखते हुए जाना, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाए। तो चलिए फटाफट से इस एमसीक्यू की सीरीज को हम लोग निपटाते हैं, देखते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस के लिए। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आपसे। यहाँ से पेन सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए पेन सिलेक्ट हम लोगों ने कर लिया है। बात कर रहे हैं यहाँ पर हम अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर। बात कर रहा है आपसे जीएसटी की। किसकी बात कर रहा है आपसे बात कर रहा है जीएसटी की। ठीक है, कि उच्चतम दर क्या है। बात कर रहा है भारत में आपसे जीएसटी की उच्चतम दर क्या है। तो 28, 22, 12 या 18। तो भैया उच्चतम दर आपकी भारत में क्या है, वो आपकी 28% है। आगे की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। बात कर रहा है इन अवधियों में से किस अवधि को हमारा अवकाश अवधि कहा जाता है। तो योजना अवकाश अवधि देख लेते हैं। आपका 1967 से लेकर 69, 78 से लेकर 80, 90 से 92 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके 1967 से लेकर 69 तक की अवधि को क्या कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है उदारीकरण का क्या उद्देश्य है। बात कर रहा है उदारीकरण का क्या उद्देश्य है। देख लेते हैं। समाज का एक समाजीवाद रूप, आर्थिक योजना, आर्थिक सुधार या फिर भूमि सुधार। तो भाई देख लेते हैं क्या है। तो ये आपका क्या है, ये आपका आर्थिक सुधार है। ये क्या है, आपका एक आर्थिक सुधार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, फेमा। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है फेमा का संपूर्ण रूप क्या है। मतलब यहां से फुल फॉर्म की बात कर रहा है कि इसका संपूर्ण फुल फॉर्म क्या होगा। तो फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन होगा या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपका फेमा का क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। देख लीजिए भाई जरा इसके लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, मौद्रिक नीति की रूपरेखा डैश द्वारा बनाई जाती है। बात कर रहा है मौद्रिक की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई जाती है। इन चारों ऑप्शंस में से किसके द्वारा बनाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा, सिडबी के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहां से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपकी क्या करा जाता है, मौद्रिक नीति का प्रारूप तैयार किया जाता है, रूपरेखा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। बात कर रहा है भारत की मुख्य स्रोत का, कि जो आय का मुख्य स्रोत है वो इनमें से क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीयक है या फिर विदेशी है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र क्या है, आपके यहां पे ज्यादा से ज्यादा आय का स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित संबोधय पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया जाता है। बात कर रहा है इन चारों में किसके द्वारा गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित समोदय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया जाता है। तो भैया कौन तैयार कर रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जयप्रकाश नारायण ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर मौलाना अब्दुल कलामी ने। तो भैया किसने किया है, वो आपका किया है जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया भैया, ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जयप्रकाश नारायण बिल्कुल यहां से आंसर सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, भारतीय आर्थिक सुधारों की बात कर रहा है। इसके जनक किसे कहा जाता है, भारतीय आर्थिक सुधार जो है इनके जनक किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है पीवी नरसिम्हा राव को, जवाहरलाल नेहरू को, राजीव गांधी को या फिर एम विश्वेश्वरैया को। तो किसको बोला जाता है, ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीपी नरसिम्हा जी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई है। बात कर रहा है किसकी, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहा है, जिसमें उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई है, 2018 में, 2000 में, 1990 में, 1991 में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1991 में की गई है। ठीक है, अगली बात कर रहा है हमसे भिलाई, दुर्गपुर और आपका राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है। ठीक है भाई, भिलाई की बात कर रहा है आपसे, दुर्गपुर की बात कर रहा है, राउरकेला की बात कर रहा है, बोल रहा है इनके इस्पात के जो संयंत्रण है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं।
तो कब शुरुआत किया गया था, दूसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी। तो ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए भैया, टिक मार लीजिए, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे पूछ रहा है वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। किसको उधार देता है, बात कर रहा है ऐसा कौन सा है यहां पर जिस दर के हिसाब से आपकी जो आपकी रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्य बैंकों के लिए क्या देता है, आपके पैसे को उधार पर देता है। तो कौन देता है, आपका लैंडिंग ब्याज दर देता है, नगद आरक्षित अनुपात देता है, रेपो दर देता है, या फिर आपका रिवर्स रेपो दर देता है। तो ऑप्शन सी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, रेपो दर के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वर्ष 1940 से 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन यहां पर हुआ था, तो इससे पूछ रहा है वो तीसरा जो डिमोनेटाइजेशन है आपका विमुद्रीकरण हुआ है वो किस तारीख को हुआ था, मतलब जो आपका मोदी जी की सरकार में हुआ था, जो मोदी जी ने किया था, वो पूछ रहा है वो कब हुआ था। तो वो कब हुआ था, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2015, 18 नवंबर 2016, 28 नवंबर 2015। तो ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित थी। बात कर रहा है इनमें से जो समिति थी वो कौन सी भारत के बैंकिंग क्षेत्र के में सुधारों के साथ आपकी क्या थी, संबंधित थी। राजा चलैया समिति, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, आपका निरसम्मा समिति, उदर कोटक समिति। तो कौन सी थी भैया, उदय कोटक समिति ये नहीं थी भैया, आपकी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नरसिम्हा समिति जो थी वो बैंकों से आपके संबंधित थी, उनके सुधारों से संबंधित थी। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है। तो भैया देख लेते हैं किसमें है, अर्थव्यवस्था में उत्पन्न के कारक की बात कर रहा है, मिश्रित है, पूंजीवादी है, साम्यवादी है, समाजवादी है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, पूंजीवादी है। कैसा है भाई, पूंजीवादी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, बात कर रहा है पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में कुछ योगम आपके लिए दिए हुए हैं। ये आपकी योजनाएं, ये आपकी अवधि है। तो प्रथम वर्ष की बात कर रहा है कौन सा सही तरीके से मेल खाता है, ये बात कर रहा है। तो भैया देख लेते हैं मेल कौन से सही खा रहा है। आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक की थी, बिल्कुल सही है। आपकी जो चौथी है वो पंचवर्षीय योजना 1967 लेकर 1971 की थी, ये बात भैया आपकी गलत हो गई है। छठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 85 थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं पहला और आपका तीसरा बिल्कुल क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल फर्स्ट एंड थर्ड आपका बिल्कुल यहां पर सही है, आपका दूसरा जो मेल है वो गलत है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है डैश के कामकाज में सुधार करके गैर कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। किससे, वाणिज्य सिंचाई परियोजनाओं से, राज्य सड़क परिवहन निगम से, बिजली बोर्ड से, कोई विकल्प सही नहीं है। तो भैया किससे आपका क्या कामकाज में सुधार करके गैर कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा, आपके वाणिज्य सिंचाई परियोजनाओं में कामकाज में सुधार करके ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न कब से क्या कह रहा है, रेपो दर से आप क्या समझते हैं। बात कर रहा है अगले प्रश्न की, रेपो दर से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं भाई, वह दर जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक से ऋण लेता है। नहीं भैया, वहां पे आरबीआई हमको क्या कर रहा था, वाणिज्य बैंकों को क्या दे रहा था, उधार दे रहा था पैसा। तो रेपो दर का मतलब भी वहां पे वही होगा। तो देख लेते हैं कौन सा, बचत खाता जमा कर नहीं, समय देता जमा कर, जमा दर नहीं, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, मुद्रा का अब मूल्यांकन अधिक लाभदायक होगा यदि। बात कर रहा है मुद्रा का अब मूल्य अधिक लाभदायक होगा कब, अब मूल्यन कब ज्यादा इसका लाभदायक होगा, कब होगा, जब घरेलू वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे, या यात्रिकों के लिए नियमित सस्ता हो, या आयात स्थिर रहे, या फिर आयात में अनुपातिक रूप से वृद्धि हो। हाँ जी, तो बताइए भैया क्या होगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयातकों के लिए नियमित रास्ता हो, मतलब सस्ता हो। ठीक है, सॉरी, सस्ता हो। किस सिंचाई अभ्यास से
अधिकतम जल संरक्षण होता है? किससे भैया आपका अधिकतम जल जो है वो संरक्षण होता है? बात कर रहा है जल संरक्षण की, जल पहिया से, नलकूप से, बूंद सिंचाई से, या फिर फव्वारा से। तो भैया ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बूंद सिंचाई से ऐसा होता है। किससे होता है? बूंद सिंचाई से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम अपना। आखिरी प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय क्या है? तो भैया देख लीजिए, इन सब में से बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है मुद्रास्फीति की बात कर रहा है, जिसका अनुमान लगाने में सबसे आम उपाय कौन सा है? तो आपका मूल्य सूचांक है, थोक मूल्य सूचांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचांक है, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचांक है। तो ऑप्शन सी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने 20 क्वेश्चन पूरे करे हैं। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। आप इस पूरी सीरीज को देखिए, आप अच्छे से सारी चीजों का अभ्यास करिए और अभ्यास करते रहेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं, नमस्कार।